इम्पॉर्टेंट है। दो कारण है, पहले उनकी बात करें। इसलिए कि कोई भी काम देने पे जो आपने सुबह दिया है, हमने अपने को देखते हैं कि जब मुझे कोई काम सुबह दिया जाता है, अब बोला जाता है शाम को आपको परफॉर्म करना है, तो मेरी क्या हालत होती है। इस बात को मानते हुए मैं मानता हूं कि आप लोग के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए कि तो अभी ये काम दिया गया। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि 1000 मील की यात्रा पहले पग से शुरू होती है और पहले पग पर यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो बड़े से बड़े काम करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। और जो आपने बोला, ठीक है, मेरा एक तरीका है सोचने का और बोलने का, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने भाग लिया। मेरे लिए भाग लेने वाले से बहुत मैं नफरत करता हूँ। मैं भाग लेने वाला व्यक्ति पसंद करता हूँ, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि बड़े से बड़े लोग बोले और लिखे जाने वाले शब्दों में जो सबसे खराब शब्द मुझे लगता है, वो लगता है कि ऐसा हो सकता था, है को था बना दें, कि ऐसा हो सकता है को हो सकता था हो जाना। तो आप लोगों ने जो काम किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं कुछ बातें करती हूँ। डाटा बहुत सारा बोला गया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, बहुत सारी बातें बोली गई, उन पर नहीं बात मैं करूँगा, रायजादा जी हो या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जो लोग हमारे अतिथिगण बोले हैं उनमें मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं बोलना चाहता हूँ उसको। जो लिखा गया है वो कर, बैंक में जो लिखा गया है, जो जिंदगी में जब तक वो एस्टैब्लिश्ड है, जब तक उसको गलत साबित नहीं किया गया, तब तक जो लिखा गया है उसको करो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइन के लिए। और आगे की लाइन उससे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीवन का सार है कि जो लिखा गया है वो भी बदल जाएगा। इतिहास साक्षी है कि साइंस में लोग बोलता है कि सब कुछ फैक्ट होता है, वो जब बदल जाता है तो बाकी सारे कार्यकलाप सोचा जाता है। कभी हमने सोचा था क्या इक्वलिटी अपने देश में देंगे? आपको पता नहीं होगा शायद कि भारत में एक दिन में हमारा संविधान ने सबको बराबरी का राइट दे दिया। उस 100 साल लड़े गए हैं महिलाओं की को एक रूपता देने के लिए, एकता देने के लिए। और एक देश है जहां पे पुरुष ने भी महिलाओं के लिए आवाज उठाई है, और ज्यादा पुरुषों ने उठाई है महिलाओं के लिए आवाज, महिलाओं से ज्यादा। देश था जहां महिलाओं को मार पीट के भगा दिया जाता था, और एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रांस जैसे देश में 100 साल लगा, हमको लगता है 1939 में मिला। तो कहने का तात्पर्य इस संघर्ष को याद कीजिएगा कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये देश जो उस समय स्वतंत्र हुआ, आज प्रजातंत्र के रूप में है और विकसित है। और जो लोग भी बोल रहे हैं इसके पक्ष और विपक्ष में, उनको जरूर समझिएगा कि वो सत्य बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। देश कैसा था और कैसा हो गया, एक बहुत बड़ी यात्रा है। आज एक वर्ग को मैं क्यों बोलूंगा, मैं बाद में बाकी बातें बोलूंगा। एक बात जरूर बोलना चाहता हूं मैं इस मौके को, कि एक को छोटा बना के दूसरे को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने जो उस समय के हैं, जय के मुंशी हो, या जो भी है, एक को बड़ा बना के दूसरे को छोटा नहीं बनाना चाहिए। हर आदमी का एक कंट्रीब्यूशन होता है, उस कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए। जब हम एक आदमी को बड़ा बना के दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एक विरोध का स्वर परिलक्षित होता है। जैसे एक कॉमन चीज हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, जो हम मार्केट में आ रहे हैं, लोग बोलता है कि ये हमारा बोरो किया हुआ संविधान है, कुछ भी अपना नहीं है। कभी एक बार उनसे मैंने पूछा एक व्यक्ति से कि कभी तुमने देखा है अपने ही पार्लियामेंट का बनाया हुआ फिल्म को, हम नहीं बोल रहे हैं दूसरे का बनाया हुआ फिल्म को, अपने ही एक्टर द्वारा प्ले किए गए बोल, एक एक चीज को अडॉप्ट कराना। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। मैंने मसौदा कमेटी या जो कमेटी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी कमेटी बहुत सारी थी, तो एक व्यक्ति को बड़ा और छोटा की बात नहीं, बहुत लोग थे। राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी थे, वो थी राजकुमारी, अमृत कौर थी, मैं बहुत सारे नाम 20-25 नाम तो आराम से बता दूंगा, उससे भी ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बन के आया है उसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। प्रियम्बुल पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन, जिस रूप में हुआ है, उस जमाने में परिकल्पना करना जो आज भी सत्य है, ये छोटी मोटी घटना नहीं। प्रियम्बुल को कॉन्स्टिट्यूशन ने, जुडिशरी ने क्या साबित कर दिया कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बेसिक फीचर को डेफिनेटली, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ बोलने में। लेकिन अगर उसके चलते देश में बहुत बड़ा कल्याण हुआ है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी हुए हैं, अमेंडमेंट क्या जरूरत के अनुसार हुए हैं, केवल वो जुडिशियरी रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, ये बात याद रखना है। तो हम लोग बात करते हैं, हम शुरू करते हैं कि संविधान के बारे में मुझे डॉक्टर हरिओम पवार की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ,
मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ। ये लोकतंत्र जो हमारे देश में चल रहा है ना, उसी समय ना श्रीलंका आजाद हुआ था, उसी समय ना पाकिस्तान आजाद हुआ। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग ये नहीं समझते हैं कि हम तो उनको बोलेंगे जो ईसा मसीह से बोला कि भगवान इनको माफ करना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो हम ऐसा सोचते हैं। मैं इतना छोटे रूप में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आप देखोगे कि देश कैसे तरक्की किया है, एक लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट में पढ़िएगा, लिखिएगा, बोलिएगा, एक को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं बनाने की कोशिश कीजिएगा। हर आदमी का एक कंट्रीब्यूशन होता है और दो लोगों का डिफरेंस को जहां भी आप पढ़िएगा उसको उसी रूप में लीजिएगा कि उसने 20,000 पेज लोगों ने लिखे हैं। उस 20,000 पेज में अगर 4 लाइन मेरे और इनके डिफरेंस की बात हो रही है तो कितना बड़ा बात है। एक दूसरे के लिए सम्मान करते हैं। जब भी दो बड़े आदमी मिलते हैं तो उनमें डिफरेंसेज होता है, काम करने का डिफरेंस होता है, कंट्रीब्यूशन का, लेकिन एक उद्देश्य निश्चित होता है कि मंजिल पे पहुंचना है, अच्छे रास्ते बनाने हैं। और इसीलिए कभी किसी जवाहरलाल नेहरू का, अंबेडकर का, अब किसी का डिफरेंस पढ़िएगा, अटल बिहारी हम बार जयप्रकाश नारायण का, के जी कृपलानी का, किसी का नाम के मुंशी का, राजकुमारी अमृत कौर का, किसी का भी नाम पढ़िएगा। ये सारे लोग एक दूसरे को टैंडम में काम करते हैं। नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज चर्चा चल रही है, क्यों आज वो बोला जाता है कि नेताजी से महात्मा बोला था महात्मा गांधी। हर कोई का कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन से देश बनता है। क्योंकि हमारे देश में कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, इसीलिए आज हमारा देश अच्छे कंडीशन में है, नहीं तो आज कहाँ चला गया रहता। और कॉन्स्टिट्यूशन में झंडा को अडॉप्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की परिकल्पना करना और उसके बाद किस तरह बढ़ा, और एक ही शासन में अम्बेडकर साहब को भी होना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्राइम मिनिस्टर मेंबर बनना, ये छोटी मोटी घटना है क्या? 2 पार्टियों का देन था, डिफरेंट पार्टियां थी। और चूंकि कंट्रीब्यूशन में होता है, एक बात मुझे याद आ रहा है, मैं देख के बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि जब बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन सभा में तो बहुत किचकिच हो गई मेरे वो में अम्बेडकर साहब में और अपने फर्स्ट होम मिनिस्टर्स में एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि जब बात चल रही थी, काफी डिस्कस, उन्होंने बोला कि जहर तो हमने पिया है, फिर हम हमारी रीढ़ की हड्डी को बार बार तोड़ा गया है और हमको एक बार मौका तो दीजिए, हम बता देंगे कि हम कैसे आगे निकल जाते हैं। ये काम बिना आरक्षण के संभव नहीं। मेरी बात जहरीली आपको लग रही है, लेकिन मेरा इस्तीफा तैयार है, मैं देने को तैयार हूं। ये आदमी बोलता है, जो आदमी उतने बड़े महान पोजीशन पे है, बोलता है मेरे को पोस्ट की कोई चाहत नहीं। अभी छोटा सा पोस्ट अगर यहाँ से वहां हो जाता है तो आदमी रोना शुरू करता है। उतने बड़े पोजीशन में जब इतिहास के पन्नों में आप लिखे जा रहे हो, उस समय बोलते हो मुझे कोई पोस्ट की कोई जरूरत नहीं, मैं जब चाहे मेरा इस्तीफा मैंने दे दीजिए। तब दूसरा आदमी बोलता है, वो सुनिए, वो भी अपने आप में बड़ी घटना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जिद्दी आदमी हूँ, आप जानते हो, मूर्ख नहीं, किसान हूँ, देख कर बता सकता हूँ कि कौन सा भी अच्छी फसल। ये चीज समझना, हाँ, वल्लभ भाई पटेल और एक वार्ता जो चल रही है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो रही थी। सबसे ज्यादा भाषा का समस्या का जो देन प्रॉब्लम था, उसको देन करने में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। भाषा एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कुछ लोग हिंदी की बात कर रहे थे, कुछ लोग दूसरी भाषाओं के, साउथ इंडियन भाषा। और हमारे सेठ साहब एकदम गोविंद वल्लभ सेठ थे, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं तो यही भाषा होगी, हिंदी होगी और देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। अब आज हम लोग बहुत सारी बात बोलते हैं, और उस समय राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतनी लड़ाई के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया 343 के रूप में। इतना आसान नहीं था, इतना बड़ा विरोध हो रहा था, और उस समय डिमांड चल रहा था। ये नहीं समझ पाएंगे जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डिटेल में पढ़िए उसको, डिटेल में वो पढ़िए। बहुत सारी बात है जो हमको समझने के लिए। हाँ, एक बात हम आप लोग के बारे में बोलने के, जैसे ही आपने किसी ने 79 आर्टिकल को कोट किया, और जब कोट करने गया तो उसमें 74 आर्टिकल नहीं आता, उसमें केवल है कि क्या स्ट्रक्चर होगा 79 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है। और जैसे ही आपने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिया, वो 74 आर्टिकल हो गया। There will be prime minister, there will be council of minister headed by prime minister to aid and advise to the constitution.
तो ये जो समझने की बात है कि जब कभी आप बोल रहे हैं या उतार रहे हैं तो शब्दों का जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो डाटा इनकरेक्ट सही नहीं बात होती है। डाटा इनकरेक्ट कभी भी जब इंफॉर्मेशन देख के पढ़ रहे हैं तो गलतियां होने की कहीं हिंदी, क्योंकि अब हमको समझना है कि जैसे इसकी बात करें, पहला चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का है, एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन अपने आप में मायने रखता है। एक्सेप्टेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हर धर्म को एक्सेप्ट करना, हर जाति को एक्सेप्ट करना और हर को बेहतर इंसान बनाने के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग 1825 में, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, 1815-25 की जो घटना है, जो एक महिला त्रावणकोर डिस्ट्रिक्ट में घटी थी, जो महिलाओं, आप लोग देखिएगा, मेरे से प्राइवेट में बात कीजिएगा, जो घटना घटी थी और जिस तरह का देश था, उस देश से कैसे आगे निकला है, इसको समझना पड़ेगा कि कितनी नानकेनी नाम था एक औरत का, उसको आप लोग पढ़िएगा जरूर, आप लोग समझिएगा कि किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा है और कैसे क्या सिस्टम था। जैसे मेल के बारे में हम बोल सकते हैं कि बाल नहीं रख सकते, ये सबके लिए हो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी एक वर्ग के लिए हो तो ये बुरी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इक्वलिटी की बात दिग्विजय जी कर रहे थे, लेकिन 16.4 बोलता है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए कैसे सेम इक्वलिटी सेम दी गई है, लेकिन 16.4 मौका देता है कि इक्वलिटी के अलावा भी हम बात कर सकते हैं। सो ये जो चीज होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन जब आप करेंगे तो कोई बोलेगा बोरो किया, कोई बोलेगा बेकार बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम फेसबुक में देखते हैं, किसी ने बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ने डुबा दिया, उसको पता ही नहीं कि दूसरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया तो क्या हो गया। सो हम क्या बोले, उनके साथ मुझे सहानुभूति जरूर रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में जो आज जो हम क्यों फेसबुक की बात करें कि आप लोग पढ़ते हो, लोग बोलते हैं कि ये लोग एंटी हिंदू थे 1900 सेकुलर एंटी हिंदू में, तो भगवान राम का फोटो है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में। आप कल्पना कर सकते हो कितने बड़े लोग थे, उनको छोटा बनाने की जो साजिश हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। कि जिस बात को बोल रहे हिंदू के अगेंस्ट है, तो श्री राम का फोटो, सारे धर्म के लोगों ने संविधान की किताब पे अगर राम का फोटो स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि जनमानस में चाहे उनके लिए राम भगवान थे नहीं थे मायने नहीं रखता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एक व्यक्ति को। ये साधारण बात नहीं थी, इस चीज को समझना होगा। लेकिन हम लोग क्या है हो गया, हम लोग इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहते, कौन अच्छा कौन बुरा, इसने ज्यादा किया इसने कम किया। कोई मेरे लिए एक आदमी, एक ट्रेनिंग सेंटर का, एक बोर्ड का एक अक्षर भी अगर दिग्विजय ने या अब्राहम लिंकन के वो में चेंज किया है तो मैं उसको याद करता हूँ और सारे लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर आपको दिख रहा है आज, उसमें जो भी परिवर्तन आया है उसमें प्रत्येक लोगों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। प्रत्येक कंट्रीब्यूशन को जब तक आप सम्मान नहीं कीजिएगा तब तक वो चीज़ें तरक्की नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, कल आप लोग जो विचार लेके जाओगे, क्योंकि विचार परिवर्तन लाता है, विचार के बिना कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला चीज़ है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ो और समझने की कोशिश करो। ये रोज की घटना है, एक घटना नहीं है। मैं किसी पर्टिकुलर बात में, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है जहाँ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं लेकिन बेसिक उद्देश्य था लोगों को कल्याणकारी राज बनाना, बेसिक उद्देश्य था कि हर वर्ग का उत्थान करना, बेसिक उद्देश्य क्या है कि देश का तरक्की करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बोलने पे जब कभी आपके सामने कोई बोले तो जरूर विरोध कीजिए, भले ही जब बोलना जरूरी है तो चुप रहना बहुत खतरनाक होता है। जब बोलना जरूरी है तो बहुत चुप रहना बहुत खतरनाक होता है। और मुझे ये भी लाइन अच्छी लगी थी कि गरीबों लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की कोई तलाश नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप गरीब हो, अगर आप कमजोर हो, तो जब तक आप कलेक्टिवली विरोध नहीं करोगे तब तक बड़े परिवर्तन का साक्षी नहीं बनेगा। आज मैं ग्रुप में मैं हमेशा गाली सुनता हूँ, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले लोगों में, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि कभी भी अपने को चूहा मत बनाइए, नहीं तो बिल्ली खा जाएगी। तो विरोध कीजिए, हमारा काम है वो करेंगे। तो सारा देखिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक के राजेंद्र प्रसाद सभा थे, लेकिन जैसे ही जब हमको लेजिस्लेटिव वर्क आया तो मौलंकर को उसका हेड बना दिया गया कि सो दैट देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन डिसीजन मेकिंग। सो ये विशेषता थी उन लोगों में।
कि राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे, उसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जब लेजिस्लेटिव वर्क करने किया तो हम मौलाना को हेड बना दिया गया। सो कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया गया, बेसिकली कंस्टिट्यूएंट असेंबली रियल ढंग से इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, लेकिन कभी भी आपको नहीं लगेगा कि इलेक्टेड मेंबर नहीं है। 15 मेंबर वीमेन भी थी उस जमाने में, 15 वीमेन का उसका पार्ट होना छोटी मोटी घटना, हर वर्ग और हर धर्म के लोग थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन रहा है। एक व्यक्ति के एक्सेलेंस के साथ साथ सारे लोग, जरूर इन्होंने जो बात उठाया उसमें टीटी के बने एक है, तो उनकी जगह MM मीटर का हुआ था कि ये जरूर थे, जैसे के मुंशी तो हमेशा थे, जरूर थी कि गोपाल एन माधव राव रिजाइन कर दिए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उनके जगह BL मीटर को अपॉइंटमेंट। आई हैव नॉट रेड द डिटेल ऑफ एवरीबॉडी बिकॉज इट इज नॉट रिटन, इट वाज ए कलेक्टिव वर्क इट अपीयर्स, तो इसलिए किया। लेकिन बहुत सारे थे, फंडामेंटल राइट के अलग के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अलग। जहाँ तक दूसरे देश से लेने की बात होती है, तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल खराब है? अगर आप बोलते हो दूसरे देश से लिया गया, तो आइरिश से लिए हमने, अगर मान लीजिए किसी देश से कोई चीज़ लिया है तो अच्छी चीज़ लेना कोई बुरा है क्या? लेकिन अच्छी चीज़ को आत्मसात करना और अपने देश के लायक बनाना एक घटना, बड़ी घटना होती है। यूएस से हमने प्रीएम्बल लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, अगर हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट जर्मनी से लिया है, तो ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, लेकिन इम्पीचमेंट तो अपना बनाया है 61 से। अगर पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है लेकिन इम्पीचमेंट अपना 61 पढ़िएगा, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट बनाया गया। सो कहने का तात्पर्य कि कोई भी चीज़ बनाया गया, हमने 356 को चेंज कर दिया, 256 आया, 256 का जैसे हम टेररिज्म को ले आया, 42 उसको 44 से बदल दिया, तो हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। तो कुल मिला के पूरी की पूरी घटना का मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं था, एक था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना सीखें, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और कभी भी किसी के कंट्रीब्यूशन को छोटा करने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है और बड़ा, और तभी हम लोग वो करते हैं। डाटा आप लोगों ने काफ़ी बड़ा है, मैंने बहुत सारे डाटा लिख के रखे, लेकिन वो मायने नहीं रखते हैं। डाटा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो रिजल्ट होता है, अल्टीमेटली जो हम इम्पैक्ट डालता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने उसी पे बात कर रहा हूँ। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का तरीका है कि सबसे पहले क्या है कि उसका रिस्पेक्ट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे है, पढ़िए, देश के संविधान को पढ़िए, स्ट्रगल प्रोसेस को पढ़िए। एम.एन. रॉय का किसी ने नाम नहीं लिया तो एम.एन. रॉय का नाम हम बता दें। एम.एन. रॉय पहला आदमी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। कांग्रेस ने बहुत बाद में 36 में, और पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो 39 में वो किया है, 36 में किया। लेकिन उसके पहले अंग्रेज ने जो रूल बनाए, जो अपने लिए रूल बनाए, वो भी हमको गाइडेंस दिए। अब उन लोग तो पढ़ते नहीं है जो लोग इस बात करते हैं कि अंग्रेज ने, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट हो, 19 का हो, 58 का हो, 61 का हो, 91 का हो, 1935 का, हर से हमने लेके एक बेहतर फूल की परिकल्पना की। ये बेहतर फूल एक ऐसा फूल है जिसमें सारे तरह के फूल खिलते हैं, एक तरह का फूल नहीं खिलता। कोई गुलाब नहीं है, कोई रजनीगंधा नहीं है, कोई पलाश नहीं है। एक ऐसा पौधा है जिसमें हर तरह के फूल निकले। और आज जो हम लोग विकसित है, और हम एक पूरा स्कूल में पढ़ने वाले आदमी आज स्टेट बैंक में यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में बोल रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन करने में पढ़ने की इजाज़त थी, नहीं तो मैं आज नहीं पढ़ पाता। आज इतनी लड़कियां जो आगे आ रही हैं, 27% स्टेट बैंक में विमेन है, इसलिए आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी मान्यता दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको दिया है। तो इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि इसीलिए कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की बुराई करे या कॉन्स्टिट्यूशन को बोले कि बेकार है, हमने नया कुछ करना है, तो समझिएगा कि वो आदमी देश के विरोध में है। और ये बात आपको किसी को पसंद आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, पता नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो यही महसूस करता हूँ, और आप लोगों से बड़ी शिद्दत के साथ उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे जैसा विचार या किसी तरह का कोई विचार रखने वाला आदमी अगर 10 पैदा हो जाता है, तो एक समय आएगा कि वो लोग जो लोग अपने को महसूस कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आगे, वो हाशिए में चले जाएंगे। एक कलेक्टिवली हम लोग को लड़ना होगा, क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को छोटा करना, कम करना, ख़त्म करना देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और आप लोग करो, और अगर मन में विश्वास हो तो कुछ भी कर सकते हो। और हम हमेशा बोलते हैं, मेरी एक लाइन हमेशा बोलते हैं, वो लाइन से हम ख़त्म करते हैं अपनी बात, कि संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा।
संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। कलश मतलब धन दौलत, कलमश मतलब बुरा। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, भूख से वासना से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। थैंक यू।